जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, मध्य से सिपाही की परीक्षा 14 मई के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में अपना आंसर बताएंगे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों, यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा एम्स्टर्डम, यहाँ पे लिख देते हैं एम्स्टर्डम, ये नीदरलैंड की राजधानी है। और आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, तो याद रखिएगा उसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। तो दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो याद कर लीजिए A.G. टॉन्सले ने। सी ऑप्शन में दिया हुआ है टॉन्सले ने। तीसरा प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री। तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ए ऑप्शन बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। चौथा प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोग इस चैनल के सारे वीडियो को रेगुलर देख सकते हैं। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? राजा जयसिंह ने। याद रखेंगे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है राजा जयसिंह ने। पांचवा प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। चलिए आंसर करेंगे, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों याद कर लीजिए H.J. भाभा, यानी कि होमी जहांगीर भाभा को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दोस्तों, इस चैनल पर अभी मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए 4 क्लास चल रहे हैं, और चारों क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, ताकि एक भी स्टूडेंट की पढ़ाई पैसों की वजह से ना रुके। तो थोड़ा सा आपको क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। देखिए, मैथ्स की क्लास जो है डेली दोपहर 3 बजे से, और जीके जीएस की क्लास रात 8 बजे से, जो अभी आप लोग कर रहे हैं। और साइंस के प्रश्नों का अगर आप लोग स्पेशल प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो आप लोग 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। एक और क्लास है रात 9 बजे की क्लास, तो आप जिसमें चाहे आ सकते हैं, आप लोग सभी क्लास को भी देख सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। और एग्ज़ाम तक अभी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? चलिए आप सभी छठे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, सारे क्लास के जो पीडीएफ्स प्लस नोट्स है आपको टेलीग्राम पर दिए जाते हैं, और टेलीग्राम का लिंक
इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है, तो याद रखिएगा 918 है। और बिहार में अगर पूछे सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिला का है, तो गोपालगंज का है, याद रखेंगे। और सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो मुंगेर जिला का है। तो फिलहाल 918 क्या है, तो ये बिहार राज्य का लिंगानुपात है। और 935 क्या है, तो ये शिशु लिंगानुपात है बिहार का, याद रखेंगे। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान के साथ, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? चलिए दोस्तों आंसर बताइए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो ये उत्तराखंड में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नामदफा अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो सभी को ध्यान रखेंगे जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? चलिए आप सभी 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से 2 से 3 प्रश्न पूछे आते हैं। तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं या फिर लुसेंट बुक से क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो डेली सुबह 10 बजे से आप लोग क्लास कर सकते हैं, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर होती है। दूसरे चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पूर्वी चंपारण, याद रखेंगे। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए बिहार का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में आपको बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि SC% है? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पे 80% पूछा जा रहा है, तो आंसर याद कर लीजिए, ये होगा पंजाब। अगर प्रतिशत ना पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोनों ध्यान रखना है। अगर पूछे सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश, और प्रतिशत में पूछे तो पंजाब। बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? चलिए आप सभी 11वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा 3। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, ये स्थित है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। और हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कोयम्बटूर के बारे में हमने आपको बताया था, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? अब देखिए यहाँ पे जूट की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है भारत के किस राज्य में जूट की खेती सर्वाधिक होती है? तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1984, याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग इस बार एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो डेली क्लास कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मध्य से सिपाही में आपका आखिरी चांस होगा।
तो आंसर क्या होगा, कोल्डिवा। याद रखेंगे, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों आपको याद होगा, दिल्ली सल्तनत का जो पहला राजवंश था गुलाम वंश ही था। और दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन था, तो लोदी वंश, जिसका आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर के द्वारा पराजित हुआ था। तो फिलहाल आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखेंगे। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा 1905 में किया गया था। किसके द्वारा? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कृष्ण छिद्र सिद्धांत, जिसको ब्लैक होल बोला जाता है, तो ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने, याद रखेंगे। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन का अणुसूत्र होता है O3 और ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है डॉप्सन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये है समताप मंडल में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। चलिए दोस्तों आंसर बताइए, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन जो है ये स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। तो आंसर आपका डी ऑप्शन सही जवाब है। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है। चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो ये बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, कैल्शियम फॉस्फेट। दूध की सघनता मापने के लिए एक प्रयुक्त उपकरण क्या है? हमने आपको प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार बताया है दूध की शुद्धता को किसमें मापते हैं। तो यहाँ पे सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब है लैक्टोमीटर। सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है? चलिए दोस्तों 22 के लिए आंसर बताइए। सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है? तो जो ही बच्चे यहाँ पे आंसर क्या बता रहे हैं, याद रखिएगा डी बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोजन। सभी अम्लों का साझा तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन कौन? H11 जिसको बोला जाता है प्रोटियम, H12 ये है ड्यूट्रियम, H13 ये है ट्राइटियम, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है उसको सदिश कहते हैं। और जिसको मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है उसको अदिश कहते हैं। तो सदिश राशि के उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग। तो यहाँ पे देखिए वेग दिया गया है, ये सदिश है। बाकी द्रव्यमान, समय, लंबाई ये क्या है? अदिश राशि है। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो याद रखिएगा माउंट बेटन योजना। देखिए सी ऑप्शन में है मिंटो मार्ले योजना। ये कब आया था? तो 1909 में आया था।
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया को किसके संवैधानिक स्वरूप पर आधारित किया गया है? तो देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ बताया गया है? तो अनुच्छेद 368 में। और किस भाग में बताया गया है? तो भाग 20 में। और इसे लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, याद रखेंगे। निजी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके द्वारा हटा दिया गया था? देखिए, पहले जो है संपत्ति का जो अधिकार था मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इस प्रकार से मौलिक अधिकार अभी टोटल वर्तमान में 6 है और संपत्ति के अधिकार को अभी लीगल राइट बना दिया गया है, यानी कानूनी अधिकार, और इसे रखा गया है अनुच्छेद 300A में। अब यहाँ पे बात होती है कि इसको हटाया कब गया था? तो 1978 में हटाया गया था। कौन सा संशोधन हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 44वां संशोधन। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत सरकार ने अस्पृश्यता को खत्म कर दिया है? यानी कि किस अनुच्छेद में बताया गया है अस्पृश्यता के बारे में? तो दोस्तों, ये बताया गया है आर्टिकल 17 में। याद कर लेंगे, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन ए, विधायी परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। बाकी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और कौन कौन रहते हैं? तो विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब देखिए, विधायी परिषद यानी विधान परिषद की बात करें तो आपको याद होगा अभी वर्तमान में 6 राज्यों में है। कौन कौन? लिख लीजिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो 50वें नंबर के है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नाम है DY चंद्रचूड़। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताते हैं। फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? चलिए दोस्तों, 30 के लिए आंसर बताइए। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में याद रखिएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्ववाद की व्यवस्था की गई थी। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? अब देखिए, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है इंडियन ओपिनियन नामक अखबार को किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने। और ये किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उपर्युक्त सभी। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद को। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने और ये प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को और वापस लिया गया था कब? तो 1922 में वापस लिया गया था चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेत नहीं है? चलिए 34 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेत नहीं है? तो याद रखिएगा चालू खाते। यहाँ पे क्या होगा? चालू खाते का घाटा। यहाँ पे देखिए लालू हो गया है, सही करेंगे। चालू खाते का घाटा ये राजकोषीय संकेत नहीं है।
भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर होता है? चलिए 35 के लिए आप सभी आंसर करेंगे फटाफट से। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे घरेलू उपभोग, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। घरेलू उपभोग के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का मापन किया जाता है। निम्न में से किस आर्टिकल के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? यहाँ से आपको एक प्रश्न और याद रखना है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा केसी न्योगी। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा आर्टिकल 280, ध्यान रखेंगे। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है। याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 18 और न्यूट्रॉन दिया हुआ है 20, तो आपको बताना है द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं, तो 20 + 18 यानी कि 38 आपका आंसर होगा। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को दिल से आप सभी ज़रूर लाइक करें और अधिक से अधिक सेशन को शेयर करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन, यहाँ पे समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति, तो ये होगा सोनार। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए सिरका में एसिटिक अम्ल, ये बिल्कुल सही है। संतरा में फॉर्मिक अम्ल, देखिए गलत है, संतरा में फॉर्मिक अम्ल नहीं, संतरा में होता है सिट्रिक एसिड, जबकि इमली में टार्टरिक अम्ल सही है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ये सभी सही है। तो बी ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो याद रखिएगा इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन। और देखिए आप लोगों को शायद पता होगा मरीचिका क्या होता है। तो देखिए गर्मी के दिनों में जब आप लोग सड़क पर जाएंगे बाइक लेके, तो आपको देखिए आगे प्रतीत होगा कि आगे जल होता है, पानी होता है, लेकिन वो होता नहीं है, वो भ्रम होता है, वो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और उसी को कहा जाता है मृग मरीचिका, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो देखिए प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, ये तो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचरण, ये भी होता है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन, ये नहीं होता है। बाकी क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये सभी होता है। पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? अब देखिए इस प्रश्न को आपको कैसे याद रखना है। देखिए पॉलीकॉट, तो यहाँ से क्या क्या निकलता है, पॉली से पॉलिस्टर और कॉट से कॉटन। कॉटन का मतलब होता है कपास। तो पॉलीकॉट किसका किसका मिश्रण होता है, पॉली और कॉट यानी कि कॉटन का। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है पॉलिस्टर और कपास का। निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? तो सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है, एलपीजी का होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं उच्च न्यायालय और कभी कभी बोलते हैं हाई कोर्ट। तो देखिए हाई कोर्ट इंग्लिश नाम है और हिंदी नाम है उच्च न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसको कहा जाता है उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय तो हाई कोर्ट हो गया, उच्चतम न्यायालय को बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग नाम है। फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में क्या आता है,
तो याद रखिएगा मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अब देखिए उच्च न्यायालय की बात करें तो भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है पूछा जा सकता है। तो 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में, और सुप्रीम कोर्ट एक है। आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, 18 जनवरी 1950 को। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ और बताते हैं, ध्यान रखिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत, तो आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। और अगर हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं और हाई कोर्ट जारी करते हैं 226 के तहत। तो ध्यान रखेंगे। 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए 61वां संशोधन कब होता है पूछा जाता है, तो 1989 में होता है। और ये अधिनियम किससे संबंधित है, काफ़ी बार बिहार के एग्जामों में पूछा गया है। याद रखिएगा मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। देखिए फिलहाल अभी वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है, याद रखेंगे। और समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन आता है, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, ट्रेड यूनियन। बाकी स्थानीय सरकार की बात करें तो ये राज्य सूची में, नागरिकता संघ सूची में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता के दौरान, तो जेबी कृपलानी, याद रखेंगे। किस भारतीय राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या अधिकतम है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन की खेती होती है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर का सत्र, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।